नमस्कार दोस्तों हम पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण, जिसके अंदर हमने संज्ञा और सर्वनाम टॉपिक पढ़ लिया था। आज हमारा तीसरा टॉपिक है दोस्तों विशेषण। आज हम विशेषण के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे और इनको कैसे हम याद रख सकते हैं, क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर गलत ना हो, वो सभी तरीके आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। दोस्तों आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। दोस्तों अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलते हैं दोस्तों आज के वीडियो की ओर, अंत तक बने रहिए मेरे साथ आप सभी। सबसे पहले हम देखते हैं कि विशेषण कहा किसे जाता है। जब आपको जिस चीज को हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में पता चल जाएगा कि ये चीज होती है, तो फिर टॉपिक पढ़ने में बहुत आसानी होती है। दोस्तों विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। कोई भी संज्ञा शब्द जो हमने पढ़ा था, सर्वनाम जो हमने पढ़े थे, संज्ञा सर्वनाम, उनकी जो विशेषता बताते हैं उनको ही विशेषण कहा जाता है। दोस्तों जैसे आ जाए कि यहां पे देखिए काला घोड़ा, क्या लिखा हुआ है यहां पे दोस्तों? काला घोड़ा। काला घोड़ा, तो घोड़ा की विशेषता क्या बताई जा रही है कि घोड़ा कैसा है? काला है। गाय लाल, गाय की क्या विशेषता बताई जा रही है कि गाय क्या है? लाल है। यहां पर दोस्तों उदाहरण से आपको यह पता चल गया होगा कि विशेषण किसे कहते हैं। लेकिन दोस्तों मेन बात यहां पर आती है कि दोस्तों विशेषण, विशेष्य और विधेय इनको कैसे पहचाने। बहुत आसान है दोस्तों विशेषण को तो आपका पता चल गया है कि कोई भी संज्ञा है या कोई सर्वनाम है, उसकी अगर विशेषता बता रहा है तो वो क्या होगा? विशेषण होगा। जैसे यहां पर काला है, इसको आपने पहचान लिया। अगर विशेषण के बाद के अंदर कोई संज्ञा या सर्वनाम शब्द आता है तो उसे क्या कहा जाएगा? विशेष्य कहा जाएगा। याद रखो दोस्तों, विशेषण के बाद अगर संज्ञा या सर्वनाम आए तो उसे विशेष्य कहेंगे। अगर दोस्तों क्या होता है कि विशेषण से पहले अगर संज्ञा या सर्वनाम आ जाए तो उसे क्या कहेंगे? विधेय कहेंगे। यह जानकारी नोट कर लो दोस्तों। आप सभी है जो प्रतिदिन जो क्लास आती है उसके नोट्स बनाते जाइए दोस्तों, प्रतिदिन नोट्स बनाइए। बहुत ही आसान लैंग्वेज के अंदर आपकी संपूर्ण हिंदी व्याकरण है जो यहां पर करवाई जाएगी। दोस्तों चलते हैं दोस्तों आगे देखते हैं दोस्तों विशेषण के भेद। विशेषण के भेद प्रकार कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं दोस्तों। कौन कौन से होते हैं? सार्वनामिक विशेषण, गुणवाची विशेषण, संख्यावाची विशेषण और परिमाणवाची विशेषण। एक एक के बारे में हम विस्तृत अध्ययन है जो दोस्तों इस वीडियो में करेंगे। इसके साथ दोस्तों आपको और बता दूं मैं कि ये तो होते हैं 4 भेद, इसके साथ 2 परभेद भी होते हैं। 2 क्या होते हैं? परभेद या उपभेद होते हैं। वह है आपके परविशेषण और क्रिया विशेषण। इनका जो वो है दोनों भाग, उनका भी हम अध्ययन इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं सार्वनामिक विशेषण किसे कहा जाता है। सार्वनामिक विशेषण, इसको संकेतवाची विशेषण भी कहते हैं दोस्तों। जब सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा के साथ उसी संज्ञा के अर्थ में प्रयुक्त हो, समझिए दोस्तों, जो सर्वनाम शब्द आएगा, समझना, आराम से समझोगे तो समझ में आ जाएगा सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। कोई संज्ञा शब्द है, जैसे यहां पे उदाहरण दिया गया, वह मोहन पढ़ रहा है। मोहन क्या है यहां पे दोस्तों? मोहन संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। और इसी के लिए यहां पे ये एक सर्वनाम शब्द प्रयुक्त हुआ है, वह मोहन के लिए ही जब प्रयुक्त हो रहा है सर्वनाम, तो इसको कहेंगे सार्वनामिक विशेषण। दोस्तों आ गया होगा दोस्तों समझ में? जब सर्वनाम जो शब्द प्रयुक्त किया जाए वो संज्ञा के लिए, जिस संज्ञा उस वाक्य में दी गई है उसी संज्ञा के लिए अगर सर्वनाम शब्द प्रयुक्त किया जाता है तो उसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यहां पे दिया गया वह मोहन पढ़ रहा है, यहां पर देखिए मोहन पढ़ रहा है, वह मोहन पढ़ रहा है, तो मोहन के लिए वह का प्रयुक्त हो रहा है, तो वह क्या हो जाएगा आपका? यहां पे सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि सार्वनामिक जो विशेषण है इसके भेद। तो सार्वनामिक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं दोस्तों। कितने भेद होते हैं? 2 भेद। मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। एक तो है मौलिक सार्वनामिक विशेषण और दूसरा है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। अब देखते हैं दोस्तों, जो मौलिक सार्वनामिक विशेषण है वो क्या कहता है? केवल एक ही सर्वनाम प्रयुक्त हो। क्या हो?
एक ही सर्वनाम, जो आपको वाक्य दिया जाएगा उसके अंदर एक ही सर्वनाम प्रयुक्त हो और वह सर्वनाम है उसमें बदलाव या परिवर्तन ना हो, यह भी याद रखना है, क्योंकि यौगिक के अंदर जो सर्वनाम शब्द है वो दो प्रयोग होंगे और दोनों में क्या होगा, बदलाव या परिवर्तन मिलेगा आपको, जबकि मौलिक के अंदर आपको परिवर्तन नहीं मिलेगा सर्वनाम के अंदर। तो मौलिक सर्वनाम मतलब जहां पर एक ही सर्वनाम प्रयुक्त होगा, जैसे वह आदमी जा रहा है, आदमी जा रहा है, आदमी के लिए वह लगाया हुआ है, तो वह क्या है, आपका मौलिक सार्वनामिक विशेषण है दोस्तों। आगे चलते हैं, दूसरा देखते हैं इसका। दूसरा है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। सर्वनाम दो बार प्रयुक्त एवं मूल रूप में क्या हो, परिवर्तन हो। सर्वनाम तो दो बार आएगा, लेकिन जो सर्वनाम का मूल रूप होगा उसमें क्या होगा, परिवर्तन होगा दोस्तों। समझे, उदाहरण में देखिए, यही आदमी है जिसने मोहन को पीटा। यहां पर समझिए दोस्तों, यही आदमी है, यही आदमी है जिसने, इसी आदमी के लिए जिसने लगाया गया है दोस्तों, जिसने मोहन को पीटा। तो दोस्तों यहां पर यही और जिसने दो सर्वनाम आ रहे हैं और दोनों का जो मूल रूप है उसमें परिवर्तन मिल रहा है। यहां पर तो यही मिल रहा है, यहां पर जिसने है, तो मूल रूप में परिवर्तन है, दो सर्वनाम आ रहे हैं, मतलब यहां पर कौन सा है, यौगिक सार्वनामिक विशेषण है दोस्तों। यह हो गया दोस्तों हमारा पहला भाग है, पहला भेद है जो सार्वनामिक विशेषण। अब आगे हम चलते हैं दोस्तों गुणवाची विशेषण की ओर। दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा गुणवाची विशेषण है इसको पढ़ते हैं, इससे पहले एक बार सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर करें, सभी साथी जो देख रहे हैं लाइक करें और अपने मित्रों के पास शेयर जरूर करें। गुणवाची विशेषण क्या कहता है, संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की दशा, गुण, अवस्था को प्रदर्शित करने वाले शब्द ही गुणवाची विशेषण कहलाते हैं। दोस्तों कोई संज्ञा या सर्वनाम जो शब्द दिया गया है उसकी अगर दशा है, उसके गुण है, उसकी अवस्था है, उसको अगर जो वहां पर कोई शब्द दिया गया है जो उसको प्रदर्शित करता है तो वह गुणवाची विशेषण होगा। अब दोस्तों गुणवाची विशेषण बहुत सारे होते हैं, इनको एक एक के बारे में हम अध्ययन करते हैं दोस्तों। पहला है हमारा काल संबंधी शब्दों के अंदर, जैसे प्राचीन है, नवीन है, मौसमी है। कैसे, मैंने जयपुर में प्राचीन दुर्ग देखा। अब यहां पर दुर्ग के बारे में बताया गया है कि दुर्ग कैसा है, प्राचीन है, तो प्राचीन क्या हो गया, यहां पे क्या हो गया, गुणवाची विशेषण हो गया दोस्तों। इसी प्रकार दूसरा है स्थान संबंधी शब्द, ऊंचा, नीचा, बाहर, अंदर, ये आए तो कुआं बहुत गहरा है, गहरा स्थान बता रहा है कि कुआं कैसा है, गहरा, तो जो गहरा है ये क्या है दोस्तों, आपका गुणवाची विशेषण है दोस्तों। आगे और देखते हैं दोस्तों, एक एक चीज को अपने नोटबुक में नोट करते जाइए दोस्तों। आकार संबंधी शब्द, नुकीला, चपटा, पेना, गोल। यहां पर उदाहरण से समझते हैं, नुकीली सुई से सोवन को घायल किया। अब सुई से सोवन को घायल किया यह भी हो सकता था, लेकिन सुई की यहां पे विशेषता बताइए कि नुकीली है। नुकीली क्या है, गुण बताया उसका, कैसी है, नुकीली, तो ये नुकीली क्या हो गया, ये वाक्य कैसा हो गया, गुणवाची विशेषण। अगला देखते हैं रंग संबंधी शब्द, जो रंग से संबंधी शब्द है, हरा, नीला, पीला। मैंने पीला शर्ट पहन रखा है। अब यहां पे ये भी तो हो सकता है ना, मैंने शर्ट पहन रखा है, लेकिन मैंने शर्ट की विशेषता बताई है, पीला शर्ट, रंग बताया है उसका। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों दशा व गुण संबंधी शब्द, रोगी, स्वस्थ, दुबला, पतला, कंगाल, सीधा, गरीब, अमीर, धनवान। ये शब्द है दोस्तों जो क्या बता रहे हैं, दशा या गुण बता रहे हैं। मैंने रोगी व्यक्ति की सहायता की, मैंने व्यक्ति की सहायता की भी, यह भी हो सकता था, जबकि मैंने रोगी व्यक्ति की सहायता की तो उसकी दशा या उसका गुण बता रहा है, तो कैसा हो जाएगा, गुणवाची विशेषण हो जाएगा दोस्तों। यह था गुणवाची विशेषण। अब दोस्तों यहां पर हम कुछ देखते हैं कि संज्ञा जो शब्द है उनको विशेषण में प्रयुक्त कैसे किया जाता है। बहुत बार होता है दोस्तों गुणवाची विशेषण के अंदर जो संज्ञा शब्द दिए गए हैं उनको ही क्या कर दिया जाता है, विशेषण शब्द बना दिया जाता है, संज्ञा शब्दों को ही विशेषण शब्द। कैसे दोस्तों, पहला है सा या सी जोड़कर, सा या सी जो संज्ञा शब्द दिया गया उसके साथ सा ही जोड़ दिया जाता है और क्या बना दिया जाता है, विशेषण। बड़ा सा घर बनाया, बड़ा सा घर बनाया, ये क्या हो गया आपका, विशेषण हो गया है दोस्तों, बड़ा सा घर बनाया।
नेक्स्ट है दोस्तों हमारा दूसरा, वो क्या कहता है, नाम नामक रूपी संबंधी को जोड़कर किसी भी जो शब्द दिया गया है संज्ञा शब्द, उसके साथ नाम नामक रूपी या संबंधी ये जो शब्द है ये जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है, विशेषण बन जाता है। जैसे यहां पे देखिए तृष्णा रूपी नदी, तृष्णा रूपी नदी, तृष्णा क्या है, संज्ञा है, लेकिन रूपी इसके साथ जुड़ने के बाद ये संपूर्ण क्या बन गया है दोस्तों, विशेषण बन चुका है। क्या बन चुका है, विशेषण बन चुका है, तृष्णा रूपी नदी। नेक्स्ट है दोस्तों सरिका, समान, तुल्य, योग्य। अगर ये किसी संज्ञा शब्द के साथ जोड़ दिए जाते हैं तो वो क्या बन जाएगा, संज्ञा शब्द विशेषण बन जाएगा। आप मेरे भ्रात तुल्य हो, भ्रात क्या है दोस्तों, यहां पे संज्ञा है, लेकिन इसके साथ तुल्य जुड़ गया है तो ये क्या बन गया है, एक विशेषण बन गया है दोस्तों। तो ये तीनों के तीनों नियम है दोस्तों, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, स्क्रीनशॉट ले ले सभी साथी, जिनसे इनको आप आसानी से याद कर सकें। मेन रहता है दोस्तों क्वेश्चन इनसे भी है जो एग्जाम के अंदर क्या हो सकता है, बन सकता है। अब आगे चलते हैं तीसरे भेद की ओर। तीसरा है हमारा संख्यावाची विशेषण। कौन सा है, संख्यावाची विशेषण। बहुत ही आसान है संख्यावाची विशेषण। संज्ञा व सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले शब्द ही संख्यावाची विशेषण कहलाते हैं। जैसे चार आदमी, आदमी कितने, चार, चार क्या हो गया आपका विशेषण, कौन सा, संख्यावाची विशेषण दोस्तों। संख्यावाची विशेषण है वो दो प्रकार का होता है दोस्तों। पहला है निश्चित संख्यावाची, दूसरा है अनिश्चित संख्यावाची। निश्चित के अंदर जो संख्या है वो निश्चित होती है दोस्तों, जैसे 2, जैसे 10, जैसे चारों ही, इनको हम फिक्स बोल सकते हैं कि हां मैंने वहां पर 2 आदमियों को देखा। अगर वहां पर मैंने कुछ आदमियों को देखा ऐसा होता तो वो क्या हो जाता, अनिश्चित संख्यावाची हो जाता। तो निश्चित के अंदर जो संख्या होगी वो निश्चित होगी और अनिश्चित में क्या होगी, अनिश्चित। कैसे, जैसे हजारों, अब हजारों में 1000, 2000, 5000, 10000, 50000, 99,000 कितने हैं, फिक्स नहीं है। लाख, लाखों, 5 लाख है, 15 लाख है, 25 लाख है, हमें पता नहीं है। अनिश्चित संख्या है दोस्तों, ये क्या है आपकी अनिश्चित संख्या है। और यहां ऊपर 2, 10 चारों ही, ये क्या है, निश्चित संख्या है। ये होते हैं संख्यावाची विशेषण के 2 भेद। अब आगे चलते हैं दोस्तों चौथे प्रकार की ओर। चौथा प्रकार है हमारा परिमाणवाची विशेषण। क्या कहता है ये, संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की मात्रा को व्यक्त करने वाले शब्द। संज्ञा या सर्वनाम है, जो शब्द है उनकी जो मात्रा को व्यक्त करते हैं, उनको जो मात्रा को व्यक्त करने वाले शब्द है उनको ही परिमाणवाची विशेषण कहा जाता है दोस्तों। समझिए दोस्तों, आराम से समझिए इसको। अब यहां पे देखिए दोस्तों, जो परिमाणवाची जो विशेषण है इसके 2 प्रकार होते हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाची और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाची दोस्तों। इसको समझिए आसान से आप। पहले उदाहरण देखते हैं। यहां पे थोड़ा सा कपड़ा खरीदना है। अब दोस्तों यहां पे थोड़ा सा कपड़ा खरीदना है तो हमें कपड़े का फिक्स पता नहीं है। थोड़ा यानी 2 मीटर भी हो सकता है, 5 मीटर भी हो सकता है, 10 मीटर भी हो सकता है। थोड़ा सा कपड़ा खरीदना है। अगर यहां पे होता है कि 2 मीटर कपड़ा खरीदना है तो क्या हो जाता, निश्चित परिमाणवाची हो जाता, 2 मीटर 10 किलो, इस प्रकार। अनिश्चित कैसे, बहुत, थोड़ा सा, कम, प्रत्येक, पूरा, अधूरा, अल्प, इस प्रकार। यहां पे दिया हुआ थोड़ा सा, थोड़ा सा मतलब अनिश्चित है, कोई निश्चित नहीं है इसकी, तो ये क्या है, अनिश्चित परिमाणवाची का उदाहरण है दोस्तों। ये चारों प्रकार थे हमारे विशेषण के। लेकिन हमने बात की थी ऊपर कि दोस्तों जो विशेषण है इसके 2 उपभेद भी होते हैं, प्रय विशेषण और क्रिया विशेषण। चलो उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो विशेषण के 2 उपभेद भी हैं, प्रय विशेषण और क्रिया विशेषण। दोस्तों क्रिया विशेषण के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक जो अव्यय है, अविकारी शब्दों के बारे में अध्ययन करेंगे ना, वहां पर इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। इसलिए इस क्लास में क्रिया विशेषण के बारे में हम ज्यादा चर्चा नहीं करने वाले हैं। प्रय विशेषण है, ये इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन इससे बनकर आता है, तो इसको देख लेते हैं दोस्तों। चलते हैं प्रय विशेषण की ओर। प्रय विशेषण है या इसको अंतर विशेषण भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहता है ये, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द ही प्रय विशेषण कहलाते हैं। विशेषण की विशेषता, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले विशेषण, और जो विशेषण शब्दों की ही क्या बताए विशेषता, उनको प्रय विशेषण कहते हैं। समझिए दोस्तों, राम बहुत अच्छा लड़का है। यहां पर दोस्तों
अच्छा क्या हो गया है, विशेषण हो गया है। लेकिन अच्छा की भी यह विशेषता बता रहा है, बहुत अच्छा, तो यह क्या है, आपका प्रविशेषण है दोस्तों। क्या है, प्रविशेषण है। आ गया होगा, मतलब जो विशेषण है उसकी अगर कोई विशेषता बताता है तो उसको क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं दोस्तों। अब क्रिया विशेषण के बारे में हम नॉर्मल जानकारी ले लेते हैं कि क्रिया विशेषण होती क्या है। दोस्तों जो क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण के अंदर संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता नहीं बताई जाती है, इसके अंदर क्रिया की विशेषता बताई जाती है। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उनको क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं दोस्तों। अब इसका जो विस्तृत अध्ययन है दोस्तों, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, क्योंकि पदबंध में भी आपने पढ़ा होगा क्रिया विशेषण पदबंध, तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हम जो अविकारी शब्द का हमारा भाग रहेगा उसके अंदर विस्तृत इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। अब आगे चलते हैं और देखते हैं दोस्तों विशेषण की अवस्थाएं। बहुत इंपॉर्टेंट है चीज ये दोस्तों, विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है दोस्तों, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। 3 अवस्थाएं होती है, एक बार पढ़ लो याद रह जाएगी दोस्तों। मूलावस्था संज्ञा एवं सर्वनाम की सामान्य स्थिति का जो बोध कराती है विशेषण की अवस्था, वही मूला अवस्था होती है दोस्तों। मूला अवस्था में क्या रहता है, सामान्य स्थिति रहती है। उत्तरा जो अवस्था है उसके अंदर 2 के अंदर तुलना की जाती है, और उत्तमा अवस्था है उसके अंदर 2 से अधिक के मध्य तुलना की जाती है। तो मूला अवस्था आप देखते ही पहचान जाओगे, राम अच्छा लड़का है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ राम के बारे में बताया जा रहा है, राम की किसी से तुलना नहीं की जा रही है, मतलब क्या है, ये मूला अवस्था का उदाहरण है दोस्तों। अब बात करते हैं उत्तरावस्था की दोस्तों। उत्तरावस्था क्या कहती है, 2 संज्ञा एवं सर्वनामों की तुलना की जाए, जहां पर 2 संज्ञा हो या 2 सर्वनाम हो, उनकी अगर तुलना की जाती है तो वहां पर उत्तरावस्था होगी। संजय विजय से श्रेष्ठ है, संजय की तुलना विजय के साथ हो रही है ना दोस्तों, तो यहां पर क्या हो गई है, आपकी उत्तरा अवस्था हो गई है विशेषण की, संजय विजय से श्रेष्ठ है। अब चलते हैं दोस्तों हम उत्तमा अवस्था की ओर। उत्तमा अवस्था क्या कहती है, 2 से अधिक संज्ञा या सर्वनामों की तुलना में एक को अच्छा या बुरा बताया जाए तो वहां उत्तमा अवस्था होगी। 2 से अधिक, 2 वाला तो किसमें आ गया था दोस्तों, उत्तरावस्था में आ गया था। 3, 4, 5, 10, 25, 100, 200, 500, उनमें अगर तुलना करके किसी एक को अच्छा या बुरा बताया जाता है तो वहां उत्तमा अवस्था होगी। जैसे राम कक्षा में श्रेष्ठ छात्र है, तो कक्षा के अंदर एक छात्र तो है नहीं, कक्षा के अंदर तो बहुत सारे छात्र हैं, उनमें राम श्रेष्ठ है, मतलब बहुत के अंदर राम की तुलना करके उसको श्रेष्ठ बताया जा रहा है, तो कौन सी यहां पर अवस्था होगी, उत्तमा अवस्था होगी दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा विशेषण का पार्ट। एक बार सभी साथी है वो कमेंट करके जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। आपसे फिर अनुरोध करूंगा दोस्तों कि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें अधिक से अधिक, सभी मित्रों को, आपके अपने मित्र है उनके पास शेयर करके उनको बोलें कि चैनल पर आइए, आपको सभी सब्जेक्ट यहां पर ट्रिक के साथ पढ़ाए जा रहे हैं, तो प्रतिदिन क्लासें जरूर अटेंड करें। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।